सर नमस्कार। नमस्कार। कुंभ का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है सर? एक पुलिस अधिकारी के तौर पर और ख़ासकर एक विद्यार्थी के तौर पर कुंभ से मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है। मार्गदर्शकों के बारे में बताएं जिनसे आपको प्रेरणा मिली और सर आप आईपीएस ऑफिसर बने सर। ब्यूरोक्रेट्स मिले, कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स मिले जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया। वो क्या चेंज था सर जो पूरे सेवा काल के दौरान आपके साथ रहा सर? कई ऐसे मौके हैं, पुलिस लाइफ के भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ के भी हैं, ट्रेनिंग के दौरान के भी हैं। सर कोई विशेष केस स्टडी है जो आप हमसे शेयर करना चाहें? एक पुलिस अधिकारी की न केवल चुनौतियाँ होती हैं, बल्कि उसे काम करने का एक नेतृत्व प्रदान करने की एक सफल योजना भी होती है। 2019 में कमिश्नरेट सिस्टम यूपी में आया सर, जिसमें लखनऊ और नोएडा आपने देखा सर। मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो है 7 ऐसे अन्य जगहों में भी पुलिस कमिश्नरेट, जिसमें प्रयागराज भी सम्मिलित है। कैसे आपने बैलेंस बनाया, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ को कैसे मैनेज किया सर? प्रत्येक पुलिसकर्मी जो है वो इस बात को ध्यान दे कि उसका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे। नमस्कार, यूपी पुलिस के पॉडकास्ट बिहाइंड द बैज के एक और एपिसोड में मैं तनु उपाध्याय आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ हैं भारतीय पुलिस सेवा के 1983 बैच के वो प्रतिष्ठित अधिकारी जिनका लगभग 40 वर्षों का शानदार कार्यकाल रहा है। उन्होंने केंद्र और राज्य में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है और पुलिसिंग को नए आयाम दिए हैं। आइए स्वागत करते हैं सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी श्री ओपी सिंह सर का। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आप कुंभ में हैं, तो हम पहला सवाल इससे शुरुआत करना चाहेंगे कि आपका कुंभ का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा है सर? रिटायरमेंट के बाद ये पहला कुंभ है मेरा और मैं एक श्रद्धालु के रूप में यहाँ आया हूँ। कुंभ मेले से मेरा बहुत ही पुराना संबंध है। जब मैं स्टूडेंट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1977 का कुंभ हुआ था और उस कुंभ में मुझे एक विद्यार्थी के तौर पर आने का मौका मिला था और मैंने कुंभ को बहुत नज़दीक से देखा था। स्नान किया, नहाया, अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया, मेला का भ्रमण किया, घूमा फिरा और उसके बाद चला गया। लेकिन 1989 के कुंभ मेले में मैं यहाँ एक पुलिस अधिकारी के रूप में पोस्टेड था। मैं एसपी सिटी इलाहाबाद था। उस समय इलाहाबाद कहा जाता था, आजकल जो प्रयागराज कहा जाता है। और उसे मैंने बहुत ही नज़दीकी से देखा, बहुत ही बारीकी से देखा, क्योंकि इलाहाबाद शहर का जितना भी ट्रैफ़िक का जो मैनेजमेंट था वो मेरे द्वारा किया जा रहा था और जितनी भी मीटिंग्स होती थी इलाहाबाद और कुंभ मेले के बीच में, उसमें मैं बहुत ही सक्रिय रूप से भागीदारी करता था और अपने अनुभवों को मैंने फिर आगे बढ़ाया। और 1995 का जो कुंभ हुआ उसमें मुझे एसएसपी के तौर पर नियुक्त किया गया और वो एक ऐसा मौका था जिसमें कुंभ को मैंने बहुत ही नज़दीक से देखा। चूँकि मैं कुंभ का एक पुलिस प्रमुख था और जितनी भी तैयारियां हुई, जितने भी ट्रैफिक मैनेजमेंट के डायमेंशंस हुए, क्राउड मैनेजमेंट के जो जितने भी डिस्कशंस हुए, पॉलिसी बनी, तो इन सबों को मैं बहुत ही नज़दीक से देखा और मैंने देखा कि कुंभ में जो अनुभवें हैं वो सचमुच में किसी भी पुलिस प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। और अंत में मैंने 2019 का कुंभ देखा जब मैं राज्य पुलिस प्रमुख था, मैं जब डीजीपी था और उस समय भी 2019 के कुंभ को बहुत ही नज़दीक से देखने का मौका मिला। तो एक तरह से एक पुलिस अधिकारी के तौर पर और ख़ासकर एक विद्यार्थी के तौर पर कुंभ से मेरा बहुत ही पुराना नाता रहा है, पुराना संबंध रहा है। सर हर किसी की एक यात्रा होती है और जो उसके जीवन को आकार देती है, तो सर आप अपने शुरुआती दिनों के विषय में प्लीज़ हमें कुछ बताएं, अपने मार्गदर्शकों के बारे में बताएं जिनसे आपको प्रेरणा मिली और सर आप आईपीएस ऑफिसर बने सर। देखिए, मैं शुरू से ही इस बात से हमेशा प्रेरित रहता था कि सिविल सर्विसेज में मुझे जाना है। बिहार का मैं रहने वाला हूँ। मैंने सेंट जेवियर्स में अपनी शिक्षा प्रारंभ की और वहाँ से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया, वहाँ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। चूँकि मैंने यूनिवर्सिटी में अच्छी रैंक हासिल की तो मुझे लेक्चरशिप मिला। मैंने वहाँ लगभग 1.5 वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करके उसका एग्ज़ाम दिया और इंडियन पुलिस सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ
और इंडियन पुलिस सर्विस में मुझे उत्तर प्रदेश जैसे एक बहुत ही बढ़िया कैडर मिला जो बहुत कम लोगों को मिलता है। उत्तर प्रदेश आप जानती हैं कि बहुत बड़ा विशाल एक राज्य है, इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली उत्तर प्रदेश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ काम करने का एक अलग ही अंदाज़ है। लेकिन प्रेरणा जो है वो मुझे बिहार से मिली। बिहार में मैंने देखा कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वहाँ स्टेट का बहुत अच्छा नहीं था, और उस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के तौर पर जितने भी मेधावी छात्र हुआ करते थे उनकी पहली रुचि और पहली पसंद जो है सिविल सर्विसेज होती थी। तो मैंने भी उसी ओर ध्यान दिया और कई ऐसे किस्से वहाँ पे मिले, कई ऐसे ब्यूरोक्रेट्स मिले, कई ऐसे सिविल सर्वेंट्स मिले जिन्होंने मुझे प्रेरणा दिया। तो मैं समझता हूँ कि प्रेरणा जो है वो स्कूल से ही, विद्यालय से ही मिलना प्रारंभ हुआ, और जो अंततोगत्वा विश्वविद्यालय में आकर एक तैयारी के रूप में परिणित हुआ, और मैंने फिर 1982 में एग्ज़ाम दिया, 1983 में उसका सिलेक्शन हुआ। सर, ट्रेनिंग के दिनों में एनपीए में कोई ऐसा आप क्षण बता सकते हैं जिसने आपको बदला, और वो क्या चेंज था सर जो पूरे सेवा काल के दौरान आपके साथ रहा सर? देखिए, कई ऐसे महत्वपूर्ण मौके आए नेशनल पुलिस एकेडमी में और उसके बाद भी, जो मुझे इस बात के लिए उद्वेलित किया कि सिविल सर्विसेज में बहुत ज़रूरी है कि आपका कमिटमेंट रहे। आपका कमिटमेंट इस बात का रहे कि आप जो काम कर रहे हैं वो मन से कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि पैशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। तो ये आवश्यक था कि मैं इस ओर ध्यान दूं कि जो प्रोफेशनलिज्म है उसको हम किस प्रकार इन्हांस करें, उसको कैसे हम चिज़ल आउट करें। दैट वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। और राइट फ्रॉम द बिगनिंग इस प्रकार का हुआ कि कई ऐसे दृष्टांत आए जिसमें लगा कि नहीं, हमें एक सही निर्देश और सही दिशा की तरफ जाना है। तो कई ऐसे मौके हैं, पुलिस लाइफ के भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ के भी हैं, ट्रेनिंग के दौरान के भी हैं, जिनसे मुझे मार्गदर्शन मिला, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली। तो ये सचमुच में एक अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ थी। सर, आप सीआईएसएफ एनडीआरएफ में डीजीपी के पद पर रहे, उसके बाद आपने सबसे बड़े सूबे की कमान संभाली और आप डीजीपी रहे यहाँ पर। तो सर, क्या अंतर थे तीनों में और क्या चैलेंजेस थे सर? देखिए, सबसे पहले मुझे एनडीआरएफ का डीजी नियुक्त किया गया। वो वर्ष था 2014, और एनडीआरएफ एक नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, एक वर्ल्ड का स्टैंड अलोन फोर्स है जो डिज़ास्टर रिस्पांस की प्रक्रिया को देखता है और पैरामिलिट्री फोर्स की तरह काम करता है। 2014 में जब मैंने एनडीआरएफ के डीजी के रूप में काम किया, उस समय बहुत सारी विपदाएं, बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे थे। आपको याद होगा कि सितंबर 2014 में श्रीनगर में एक अर्बन फ्लड आया, जो लगभग 80 सालों के बाद पहली बार इस तरह की विभीषिका आई थी। और मैं अपनी फ़ोर्स के साथ श्रीनगर गया, और मैंने वहाँ लगभग 2 सप्ताह वहाँ रहकर मैंने देखा कि किस प्रकार रेस्क्यू और रिस्पांस कार्य किया जाता है। वहाँ पे हम लोगों ने 50,000 से भी ज़्यादा व्यक्तियों को रिलोकेट किया, उनको सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया, और रिलीफ मटेरियल्स को हम लोगों ने लोगों के बीच बाँटा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देने में एक पुलिस अधिकारी को कितनी खुशी होती है। अभी तक हम क्राइम मैनेजमेंट करते रहे हैं, लेकिन ये एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क था। और एनडीआरएफ एक ऐसा फोर्स है जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में और इसके अलावा बहुत सारे आयामों में, चाहे वो फ्लड से संबंधित हो, अर्थक्वेक से संबंधित हो, लैंडस्लाइड से संबंधित हो, साइक्लोन से संबंधित हो, सुनामी से संबंधित हो, इन सभी क्षेत्रों में एनडीआरएफ का एक अपना महत्व है। और उसके बाद मैंने देखा कि एनडीआरएफ ने 2015 में जब नेपाल का अर्थक्वेक आया, तो मुझे इंडियन टीम के लीडर के रूप में वहाँ भेजा गया, और वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन एनडीआरएफ गॉट अ ग्लोबल रिकॉग्निशन। यूनाइटेड नेशंस ने भी उसकी तारीफ़ की, और हम लोगों ने काफ़ी लोगों को बचाया, काफ़ी लोगों को उन जगहों से जहाँ पे वो इमारतें पूरी गिर गई थीं, कोलैप्स कर गई थीं, तो हम लोगों ने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस किया। ये एनडीआरएफ का एक स्वरूप है, एक आयाम है, एक मैनिफेस्टेशंस है। सीआईएसएफ जो है वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, जिसका मेन दायित्व तो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी देखना है। और जितने भी हमारे देश के वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं या क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, सी पोर्ट्स हों,
मेट्रो स्टेशंस हों, इंडस्ट्रियल प्लांट्स हों, उन सबों की सुरक्षा कैसे की जाए, ये बहुत ज़रूरी था कि सीआईएसएफ को उस तरह का मैंडेट दिया गया। साथ ही साथ उसने स्कूल्स में और कई ऐसे जगहों पे कंसल्टेंसी सर्विसेज भी की। तो सीआईएसएफ का एक स्पेशलाइज्ड तरीका था काम करने का, जो एनडीआरएफ से अलग था। और अंततोगत्वा मुझे यूपी का डीजीपी बनाया गया। आप जानती हैं कि यूपी पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है और उसकी पुलिस फ़ोर्स जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी फ़ोर्स में एक है। यहाँ लगभग 24 करोड़ की जनसंख्या है और 3 लाख से भी अधिक पुलिस बल की संख्या है। सो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार हम यूपी के डीजीपी के रूप में वो करें। और यहाँ पे क्राइम मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस, तरह तरह की बातों को देखना, कोई प्रदर्शन हो। और उत्तर प्रदेश, आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश इतना विशाल राज्य है जिसमें सभी तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स की समस्या हो, इंडस्ट्रीज़ की समस्या हो, क्रिमिनल्स की समस्या हो। और उन सबों में यूपी पुलिस का एक अपना योगदान है। मैंने देखा कि जब मैं यूपी पुलिस का डीजीपी था तो कई 360 डिग्रीज़ का हमें मेहनत करके उनको वो करना पड़ा। केवल क्राइम ही मैनेजमेंट नहीं था। उस समय आप समझ सकती हैं कि 2017-2018 में क्रिमिनल्स में माफियाओं का बहुत आतंक था। कई तरह के माफियाएँ जो हैं वो, और या गैंगस्टर्स जो हैं वो काम कर रहे थे। हम लोगों ने उनके ऊपर प्रहार किया। लगभग 20,000 से ज़्यादा हमारे कार्यकाल में लोगों को गिरफ़्तार किया गया। उस समय लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमें जेल भेज दिया जाए, उन्हें बाहर नहीं रखा जाए। उसके अलावा टेक्नोलॉजी पे मैंने ध्यान दिया, टेक्नोलॉजी को किस प्रकार बढ़ाया जाए और उसको कैसे हम समावेशित करें उत्तर प्रदेश पुलिस में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस, सीआईएसएफ और एनडीआरएफ, तीनों का मैनिफेस्टेशंस और तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग थी। तो मैं समझता हूँ कि तीनों अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण, बहुत ही चैलेंजिंग असाइनमेंट्स था। जो मैं अगले बने जो हमने देखा कि 6 वर्षों में हमने 2014 से 2020 तक इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशंस के पुलिस प्रमुख के रूप में हमने जो काम किया, वो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। सर, आपकी पुस्तक के बारे में बात करेंगे। आपने पुस्तक लिखी क्राइम, ग्राइम एंड गम्शन। तो सर, इस पुस्तक में पुलिसिंग के बारे में एक अंदरूनी दृष्टिकोण आपने प्रस्तुत किया है सर। सर, कोई विशेष केस स्टडी है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे और उससे पुलिसिंग कैसे इम्पैक्ट होती है? सर प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, ये मेरी मेमोयर है, एक मेरी याद 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 करने वाली एक किताब, आर्टिकल्स का संग्रह है। हमने देखा कि कोई भी पुलिस अधिकारी जब वो अपने पुलिस के अनुभवों को लेता है आगे की तरफ, तो वो केवल पुलिस के कार्यों के अनुभवों को नहीं लेता है, बल्कि वो दूसरे प्रकार की चुनौतियों को, उसमें संवेदनशीलताओं की क्या महिमा होगी, क्या उसका इम्पोर्टेंस होगा, उसको भी हम आगे रखते हैं। यानी हमारा पुलिस कार्य जो है वो अनुभव और संवेदनाओं, इन दोनों का सम्मिश्रण है। और इसी को मैंने आफ्टर रिटायरमेंट मैंने देखा कि किस प्रकार मैं अपने अनुभवों को और अपनी संवेदनाओं को लोगों के बीच साझा कर सकता हूँ। और ये बहुत बड़ा अभिप्राय था मुझे किताब लिखने का। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ में और साथ ही साथ सीआईएसएफ में और उसके साथ अन्य कई जगहों पर, जैसे कुंभ मेला है, लखीमपुर खीरी का मेरा प्रसंग है जहाँ सिख मिलिटेंसी था। इन सबों में हमारी चुनौतियाँ कैसी थीं और किस प्रकार हमने एक पुलिस ऑफिसर के रूप में कार्य किया, उन अनुभवों को मैंने साझा किया इस बुक में, इस किताब में। और पाठकों के पास इस बात का ज़िक्र किया कि एक पुलिस अधिकारी की न केवल चुनौतियां होती हैं, बल्कि उसे काम करने का एक नेतृत्व प्रदान करने की एक सफल योजना भी होती है कि किस प्रकार हम नेतृत्व प्रदान करें। हमने देखा कि लखीमपुर खीरी में सिख मिलिटेंसी के समय में, जब उसके पहले सिक्स मिलिटेंट्स जितने भी थे, उन्होंने बहुत ही आतंक फैलाया। 1990 का, 1991 का ऐसा माहौल था। आपने सुना होगा कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसके बाद आतंक का माहौल बन गया। पंजाब जैसे सूबे में सिख मिलिटेंसी के कारण खालिस्तान की बात की जाने लगी। उसका स्पिल ओवर जो है वो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पड़ा। उस समय उत्तराखंड नहीं बना था। 1992-1993 के लगभग में तराई का क्षेत्र जो था वो सिख मिलिटेंसी से आच्छादित था। और उसी समय मेरी नियुक्ति एज एसपी लखीमपुर खीरी हुई। और मैंने देखा कि 1990-1991 के दौरान करीब 30 से ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए और उन अटैक्स में पुलिस हमेशा रिसीविंग एंड पर रही। पुलिसकर्मी मारे गए,
सिख मिलिटेंट्स का आतंक फैला गया, और चाहे वो नैनीताल हो, पीलीभीत हो, लखीमपुर खीरी हो, बिजनौर हो, शाहजहाँपुर हो, इन सब इलाकों में सिख आतंकवादियों का एक प्रादुर्भाव था, एक उनका आतंक था। 1992 में जब मैंने एसपी लखीमपुर खीरी के रूप में काम किया, तो पहली बार हमने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई, एक ऐसा एग्रेसिव पॉलिसी बनाया जिससे हमें क्रेडिबल इन्फॉर्मेशंस के आधार पे बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशंस कंडक्ट करने का मौका मिला। शुरू में ही हमने 4 ऐसे टेररिस्ट को, जो खूंखार आतंकवादी थे, उनको मारा, उनके ऊपर इनाम था। उसके अलावा कई ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए। तो इन सब अनुभवों को किस प्रकार हम शेयर करें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था इस किताब के माध्यम से। सर, एनडीआरएफ के डीजी रहते हुए आपके समय में नेपाल में 2015 में एक बड़ा अर्थक्वेक हुआ था। तो सर, इस प्रकार के हाई प्रेशर वाले जो मिशंस थे उसमें आपने सर लीड किया और हेल्प की लोगों की आगे बढ़ चढ़कर। इससे सर आपको क्या सीख मिली सर, और क्या आप हम लोगों को और दर्शकों को इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि एनडीआरएफ का जो वर्क प्रोफाइल है वो इंटायरली डिफरेंट है फ्रॉम द पुलिस, नॉर्मल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ हम हमेशा एफ़र्ट्स को एग्रीगेट करते हैं। हम लोगों के प्रयासों को, अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी हमारे लोग हैं, हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जितने भी पुलिस के अधिकारी हैं, उन सबों के एफ़र्ट्स जो होंगे, प्रयास जो होंगे, उनको किस प्रकार हम एग्रीगेट करें, तभी हम ह्यूमैनिटेरियन एफ़र्ट्स को दे सकते हैं। और सबसे बड़ी सीख जो हमें मिली कि किस प्रकार एक सफल नेतृत्व दिया जा सकता है, जिससे कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को हम मैक्सिमम लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक ले जाएं। अगर नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो नेचुरल डिज़ास्टर्स, चाहे वो फ्लड हो या अर्थक्वेक हो या लैंडस्लाइड हो या सुनामी हो, साइक्लोन हो, उन सबों में हम दूर से दूर लोगों तक अपनी सहायता पहुंचा सकें। उनको हम किस प्रकार अपनी ओर से एक ऐसा अश्योरेंस दे सकें कि हम आपके लिए हैं। उनको हमें बचाना, उनको सुरक्षित जगहों पर ले जाना, उनकी सुख सुविधा को देखना, उनके दुख दर्द को समझना, और टेक्नोलॉजी का हम किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं, हम किस प्रकार प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार हम इवैक्यूएट कर सकते हैं लोगों को समय से रहते हुए। जैसे सुनामी, साइक्लोन आता है, तो साइक्लोन का एक प्रेडिक्शन होता है। आपको याद होगा कि 1999 में सुपर साइक्लोन उड़ीसा में हुआ था, जिसमें 10,000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन साइक्लोन हुडहुड हुआ, साइक्लोन फाइलिन हुआ, उसमें हमारा मरने वालों की संख्या डबल डिजिट भी नहीं पहुंच पाई। ये सबसे बड़ा कारण था कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान होना। हमारे देश में कई संस्थानों ने, साइंटिफिक संस्थानों ने एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने की क्षमता को हासिल किया, और वही कारण है कि हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन के द्वारा हम ये समझ पाए कि कहाँ हमारा लैंडफॉल हो रहा है, कहाँ हमारा सुनामी या साइक्लोन स्ट्राइक कर रहा है। तो उससे हम इवैक्यूएट करने की स्थिति में आ गए, और हमने लाखों की संख्या में लोगों को इवैक्यूएट किया। इवैक्यूएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इन केस ऑफ सुनामी और इन केस ऑफ साइक्लोन। तो हमें एनडीआरएफ से हमें ये सीखने को मिला कि किस प्रकार हम टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा सकते हैं, जो हमारे ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज के लिए, सर्विस ऑफ द मैनकाइंड के लिए सहायक हो सके, और किस प्रकार हम एफ़र्ट्स को एग्रीगेट करते हुए अपने एफ़र्ट्स को एग्रीगेट करते हुए हम लोगों की सहायता कर सके, चाहे वो नेचुरल डिज़ास्टर्स हो या मैन मेड डिज़ास्टर्स हो, या वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल डिज़ास्टर्स भी हो, तो उसमें हम किस प्रकार उनकी मदद कर सकें। ये हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख हमें मिली। सर, आपके समय में ही 2019 में कमिश्नरेट सिस्टम यूपी में आया सर, जिसमें लखनऊ और नोएडा आपने देखा सर चेंज था सर, एक बड़ा प्रशासनिक सुधार था। तो सर, इसमें आपका अभिनव प्रयोग ही कहा जाएगा इसको सर। तो आपको क्या लगता है सर कि इसने पुलिसिंग को किस तरह से इम्पैक्ट किया है सर ओवरऑल? देखिए, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और वो कई वर्षों से कई जगहों पर देश के विभिन्न भागों में उसका प्रयोग किया जा रहा था। चाहे वो महानगर हो, जैसे मुंबई हो या दिल्ली हो या चेन्नई हो, कोलकाता हो, इन सबों में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की व्यवस्था बहुत सालों से चल रही थी। 1977 में जब पुलिस आयोग बना, उस पुलिस आयोग ने, नेशनल पुलिस कमीशन ने भी इस बात का जिक्र किया कि वैसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 या 15 लाख से ज़्यादा हो,
उसमें हमें पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक डिफरेंट प्रकार की पुलिसिंग की आवश्यकता है, जहाँ पे हम एक बहुत ही क्वालिटेटिव सुपरवाइजरी ऑफिसर को वहाँ नियुक्त कर सकें, उसकी मैच्योरिटी को, उसके अनुभव को, उसके प्रोफेशनलिज्म को हम उपयोग में लाते हुए एक बेहतर पुलिस व्यवस्था कर सकें। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 50 वर्षों से इस बात की मांग की जा रही थी कि हमें कई ऐसे जगह थे, लखनऊ था, नोएडा था, गाज़ियाबाद था, कानपुर था, प्रयागराज था, उन सबों में पुलिस व्यवस्था ऐसी हो जहां हम एक मैच्योर पुलिस ऑफिसर को पोस्ट कर सकें, जो पुलिस कमिश्नर के रूप में काम कर सके और उसे कुछ मैजिस्ट्रियल पावर दिया जा सके, जिससे कानून व्यवस्था को हम बहुत ही सेंट्रलाइज्ड सिंगल विंडो सिस्टम की तरह हम उसको ला सकें। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रेजेंट रिजीम का, पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन का, जो उन्होंने मेरी बात को माना और ये महसूस किया कि हाँ, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट को लागू किया जा सकता है। और 2020 में पहली बार मेरे कार्यकाल में लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आज जो है 7 ऐसे अन्य जगहों में भी पुलिस कमिश्नरेट, जिसमें प्रयागराज भी सम्मिलित है, हम लोगों ने पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। सर, रिटायरमेंट को सेकेंड इनिंग्स बोलते हैं एक पुलिस ऑफिसर के जीवन का, तो सर किस तरह से बिज़ी रखते हैं, क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं सर, इसके बारे में भी बताएं सर। देखिए, यूनिफॉर्म जो है वो हमें पुलिसिंग का एक अनुभव देता है, लेकिन हमने देखा कि कलम जो है वो आपको रिफ्लेक्टिव एक्शंस करता है। कलम के माध्यम से आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपकी चिंतन क्या है, आपकी व्यवस्था क्या है, आपका मन कैसे चल रहा है। और इन दोनों को अगर मिला दें तो आप ज़िंदगी के बहुत सारे उन आयामों को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिससे ये आपकी ज़िंदगी जो है और अच्छी हो सके। तो हमने पुलिस लाइफ को बिताया, 37-38 सालों तक हमने एज ए पुलिस ऑफिसर काम किया। अब मैं लिखने का काम भी कर रहा हूँ और इन दोनों के सम्मिश्रण से मैं समझता हूँ कि पुलिस की क्वालिटी जो है, लाइफ की क्वालिटी जो है, उसको हम किस प्रकार आगे बढ़ा सकें, उसको कैसे हम प्रदर्शित कर सकें, ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी के इस पड़ाव पे मैं इस बात का भगवान से भी मनाता हूँ कि वो हमें गुड लाइफ दे, गुड हेल्थ दे और गुड मेमोरीज़ दे, जिसके माध्यम से मैं आगे बढ़ सकूँ। सर, पुलिसिंग मेंटली और फिज़िकली बहुत ही एग्जॉस्टिंग जॉब होता है, तो सर कैसे आपने बैलेंस बनाया, स्ट्रेस मैनेजमेंट और हेल्थ को कैसे मैनेज किया सर? और सर आप फोर्स में लोगों को, हमारे पुलिस पर्सोनल्स को क्या संदेश देना चाहते हैं सर, वो भी बताएं। देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपने पूछा है कि पुलिस लाइफ में हम कैसे वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी अक्सर जो है वो स्ट्रेस के शिकार होते हैं। और कई ऐसे स्टडीज़ किए गए हैं जिससे ये हमें मालूम होता है कि पुलिस का लाइफ चूँकि 24/7 होता है, हम लोग हमेशा 24 घंटे काम करते हैं, तो इसलिए तनाव का एक बहुत ही सरल माध्यम हो जाता है कि तनावपूर्ण व्यवस्था होती है। हमारे पुलिसकर्मी 24 घंटे काम करके जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहते हैं, उन्हें व्यायाम करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो ये ज़रूरी है कि हम कैसे अपने काम को और अपने लाइफ को बैलेंस कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने उन क्षणों में जो हमारे अपने हैं, उनमें हम योग करें, मेडिटेशन करें, फ़िज़िकल फ़िटनेस की ओर ध्यान दें, दौड़ें, धूपें, एक्सरसाइज करें। ये तो हर एक लेवल पे ज़रूरी है, चाहे वो सिपाही हो, सब इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर हो या गज़टेड ऑफिसर्स हो। मैं खुद अपना एग्जांपल दे सकता हूँ कि एज़ डीजीपी मैंने प्रतिदिन सुबह घूमना छोड़ा नहीं। जब भी मैं लखनऊ में रहता था तो मैं हमेशा मॉर्निंग में वॉक करता था। तो मैं इस संदेश देना चाहूँगा कि प्रत्येक पुलिसकर्मी जो है वो इस बात को ध्यान दे कि उसका शरीर जो है वो स्वस्थ रहे, मेंटल फिटनेस रहे, फिज़िकल फिटनेस रहे। और जब आप फिज़िकली फ़िट रहेंगे, मेंटली फ़िट रहेंगे तो आपका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा होगा। आपके प्रोफेशनलिज्म, आपकी जो व्यावसायिक दक्षता है वो भी आगे बढ़ेगी। तो ये ज़रूरी है कि मैं उन सभी चीज़ों को, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू संभव है या योगा के ऊपर संभव है, उन सबों को हम करें। तो मैं समझता हूँ यही संदेश मैं देना चाहूँगा अपने पुलिसकर्मियों को कि वो फिज़िकली और मेंटली स्वस्थ रहें। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला सर, इसके लिए सर हम लोग आपके हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारे शो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
यूपी पुलिस के पॉडकास्ट चैनल बिहाइंड द बैज को सब्सक्राइब करें और अगर शो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद।